क्या सुप्रीम कोर्ट अब सरकार को सीधे सीधे धमकी दे रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि कोलेजियम सिस्टम एक कानून है जो भी देश में लागू है, तो सरकार को इसका पालन करना ही होगा, सरकार को इसका पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किन बातों से नाराज है और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार की तरफ से क्या संकेत दिए जा रहे हैं जो साफ कर रहे हैं कि अब कोलेजियम सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सरकार ये मानती है कि ये देश हित में नहीं है, ये संविधान सम्मत नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है कि आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरी बात को आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि एक सार्थक विमर्श खड़ा हो सके। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो खींचतान चल रही है वो क्या आप एक कदम आगे बढ़कर धमकी पे आ गई है? ऐसा लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को धमका रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में कोलेजियम सिस्टम अभी लागू है, ये कानून है और इसका पालन सरकार को करना ही चाहिए, इसका पालन सरकार को करना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? 19 जजों के नाम सरकार ने वापस कर दिए, जिसमें 10 जज वो जिनके नाम दोबारा कोलेजियम सिस्टम के तहत सरकार को भेजे गए थे। और दोबारा जब नाम भेजे जाते हैं तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सरकार को वो नाम पारित करने ही होते हैं, यानी उनमें सिग्नेचर करके देना होता है, मंजूरी देनी होती, मैंडेटरी होते हैं वो। लेकिन सरकार ने वो 9 नामों के साथ वो 10 नाम भी वापस कर दिए, जिसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये सब टिप्पणी की है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि क्या हमारी भूमिका, क्या सरकार की भूमिका सिर्फ एक पोस्टमास्टर की भूमिका है कि हमें सिर्फ दस्तखत करने हैं? तो अगर ऐसा है तो आप खुद ही नियुक्ति कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और नियुक्ति कर लीजिए, हमारे पास नाम को भेजते ही क्यों है? तो ये देखिए, ये टकराव की स्थिति बहुत दिन से बनी हुई है। किरण रिजिजू लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समाज का एक तबका तय करेगा कि किस कानून का पालन करना है, किसका नहीं, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ेगा कि ये समाज का एक तबका कौन है। वो लोग हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो है कार्यपालिका, जो ये कह रहा है कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है। कानून का पालन हो रहा है लेकिन इस कानून में बदलाव की जरूरत है। और कार्यपालिका में वो लोग होते हैं, चुन के आते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, जिन्हें जनता ये शक्ति देती है कि वो संसद में बैठकर कानून बनाए, यानी संसद सर्वोपरि और कार्यपालिका उसमें बैठकर कानून बनाती है और वो कानून मान्य होते हैं। अगर वो कानून संविधान के दायरे में है तो उस कानून को रद्द क्यों किया जाना चाहिए या उस पर कोई बात क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई कानून अगर रद्द हुआ तो क्यों रद्द हुआ? क्या ये बात जानने का हक देश के नागरिकों को नहीं? क्या ये बात कार्यपालिका को नहीं पूछनी चाहिए, न्यायपालिका से, कि जो संविधान सम्मत कानून है उसे किस तरह से रद्द किया जा सकता है? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदासीन लोग जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं वो कोलेजियम सिस्टम पर टिप्पणी कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है, यानी टिप्पणियों पर ऐतराज जताया। 2 लोगों के नाम हाल के दिनों में आपने सुने होंगे। किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं, न्याय मंत्री हैं, उनका काम है कि किस तरह से काम चल रहा है, न्याय व्यवस्था ठीक चल रही है, नियुक्ति किस तरह से हो रही है, ये सब वो देखें, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि दुनिया में इकलौता देश है भारत जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। इस वजह से जो मूल काम है न्याय व्यवस्था का, न्याय देना, उसमें देरी होती है। और साथ ही साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है ये करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की नहीं होनी चाहिए, ताकि वो अपनी भूमिका ठीक से अदा कर पाए। न्यायपालिका जवाबदेह नहीं दिखती जब वो इस सिस्टम का पालन करती है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखती जब वो इस सिस्टम का पालन करती है। तो ट्रांसपेरेंट होना और जवाबदेह होना जरूरी है, जो कि इस व्यवस्था में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका कहीं भी जिक्र संविधान में नहीं है। कोलेजियम सिस्टम वो सिस्टम जिसका जिक्र ही संविधान में नहीं है। तो ये किरण रिजिजू की बात है। लेकिन अब जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, उपसभापति बनने के बाद अपने पहले वक्तव्य के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि दूसरी बार उन्होंने बात कही, लेकिन राज्यसभा के सभापति बनने के बाद उन्होंने पहली बार ये मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि समझना कठिन है कि न्यायाधीशों को अपने सहयोगियों को नियुक्त करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए? क्या ये संविधान सम्मत है? क्योंकि अगर जज ही जज की नियुक्ति करते हैं तो क्या ये संविधान सम्मत है? उन्होंने ये सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तो कुछ उस तरह से है कि कार्यपालिका के जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च लोग हैं, वो अपने उत्तराधिकारी को चुनना शुरू कर दें, यानी जैसे प्रधानमंत्री हैं वो चुनना शुरू कर दें या गृह मंत्री हैं, इस तरह की परंपरा शुरू हो जाए। ये उसी तरह की परंपरा है
तो ये क्या ठीक है, इस पर सोचना होगा। इसके पहले सीजेआई की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान भी जगदीप धनखड़ ने ये बात कही थी, उपराष्ट्रपति ने ये बात कही थी। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था और सीजेआई की उपस्थिति में ही ये सवाल उठाया था कि संसद से पारित कानून जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था उसे न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, तो इस बारे में संसद ने कोई आवाज नहीं की, कोई कुछ नहीं बोला। मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य होता है और आपको बताऊं कि ये शायद कुछ उन कानूनों में होगा या मुझे नहीं याद है और कौन सा कानून ऐसा है जो सर्वसम्मति से पास हुआ है। लोकसभा में सिर्फ एक सांसद अनुपस्थित थे और राज्यसभा में सभी सांसद उपस्थित थे, यानी इतने बड़े मत से शायद ही कोई कानून पास होता हो। लेकिन एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये पास हुआ था 13 अगस्त 2014 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तो इसी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस बारे में रिसर्च की जानी चाहिए, इस बारे में जो जानकार हैं उन्हें रिसर्च करनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा दूसरा उदाहरण है दुनिया में जहां संसद में सर्वसम्मति से पारित कानून को न्यायपालिका रद्द कर दे। इस बारे में रिसर्च होनी चाहिए। और दोबारा उन्होंने ये बात कही है, तो ध्यान रखिए, इन्हीं दोनों की बातों को लेकर, किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदासीन अधिकारी जो बयान दे रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर वो ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि संवैधानिक ढांचे में अदालत ही कानून की अंतिम व्याख्या करता है। बिल्कुल ठीक बात है, संवैधानिक ढांचे में अदालत ही व्याख्या करता है, लेकिन उस व्याख्या का आधार क्या होता है? उस व्याख्या का आधार होता है हमारा संविधान। जो गीता है, जो कुरान है, जो बाइबल है, उसको इस तरह से फॉलो किया जाता है, तो वो संविधान के अनुसार उसकी व्याख्या करता है। जो कानून है क्या वो संविधान सम्मत है या नहीं है? अगर संविधान सम्मत है तो उसे रद्द नहीं कर सकती न्यायपालिका, उसको आधार देना होगा। और अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसे रद्द कर सकती है। जो एनजेएसी आया था उसका जिक्र संविधान में है, संविधान सम्मत वो कानून है और संविधान के अनुसार ही वो कानून सरकार ने बनाया था जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। और उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम ही तब से फॉलो हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति जो होती है वो जज ही करते हैं, और इसमें जो परिवारवाद है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा व्याख्या जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानून संविधान सम्मत है तो उसे किस तरह से रद्द किया, जिसे सर्वसम्मति से संसद ने पास किया। संसद सर्वोपरि है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कानून को न्यायपालिका ने क्यों रद्द किया? जजेस की नियुक्ति के मामले में सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट के लिए MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दिया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा। 19 नाम में मैंने आपको बताया कि 10 नाम पुराने थे जिन्हें सरकार ने फिर वापस भेज दिया एक तरह से, और इसे लेकर न्यायपालिका बहुत ज्यादा नाराज है। तो अब स्थिति यह है कि कोर्ट सीधे सीधे सरकार को धमका रहा है, कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा, इस कानून का पालन करना होगा। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ जो ये बात कह रहे हैं वो राज्यपाल रह चुके हैं, अब उपराष्ट्रपति हैं, वो वकील भी हैं, तो इसलिए वो स्टेक होल्डर हैं इस मामले में। अगर वो कह रहे हैं या कानून मंत्री कह रहे हैं तो वो दोनों स्टेक होल्डर हैं इस मामले में, और वो इस मामले में बात इसीलिए कर रहे हैं। और अब ये बहस जिस तरह से पहले लग रहा था सिर्फ कानून मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो सरकार की बात है। जो कानून मंत्री कह रहे हैं वो सरकार की आधिकारिक बात, उसे आप मान सकते हैं, सरकार की आधिकारिक बात है वो। और ये सुधार की जरूरत है। इस सुधार के लिए न्यायपालिका क्यों तैयार नहीं होता? न्यायपालिका कह रहा है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम से सरकार को इनकार है तो सरकार कोई कानून लेके आए, लेकिन अभी कॉलेजियम सिस्टम ही कानून है, क्योंकि न्यायपालिका जानती है कि वो उस कानून को फिर रद्द कर देगी। तो ये क्या जवाबदेही नहीं चाहती न्यायपालिका? क्या न्यायपालिका नहीं चाहती कि ट्रांसपेरेंट हो? मीटिंग ऑफ मिनट्स अभी देने की बात हुई जो 2018 में कॉलेजियम की बैठक हुई, उसकी तो एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। क्या आरटीआई के तहत नहीं आते हैं जजेस? क्या कॉलेजियम जो है वो आरटीआई के तहत नहीं आता? ये भी सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की हिमायत हमेशा करती रही है। कई ऐसे फैसले आए हैं जब कहा गया है कि नागरिकों को जानकारी मिलनी चाहिए, चाहे बीसीसीआई का मामला रहा हो, जब उसने क्रिकेट राइट्स बेचे थे तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि दूरदर्शन को भले ही वो राइट्स बेचे, लेकिन दूरदर्शन को उसको फीड देनी होगी, क्योंकि लोगों का ये अधिकार है कि वो
ये मैच देख पाए और फ्री में देख पाए, ये अधिकार है। तो जब सुप्रीम कोर्ट दूसरों को अधिकार बताती है, तो जब उसकी बारी आती है कि वो नागरिकों को जानकारी क्यों नहीं देना चाहते, कॉलेजियम की बैठक में क्या हुआ ये नागरिक क्यों नहीं जान सकते, क्यों ये वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं होता अगर कोई जानना चाहे तो, क्योंकि कहा गया कि वो तो वर्बल था, इसीलिए उसके कोई लिखित आदेश नहीं, यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते ही नहीं है। मिनट्स ऑफ मीटिंग है ही नहीं कि आज से 2 साल बाद 4 साल बाद कोई जानना चाहे कि इस जज की नियुक्ति किस आधार पे हुई थी, तो कोई आपके पास उसको जानने का आधार नहीं होता। कोई नागरिक इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इस बात का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। क्या वो आरटीआई के दायरे से बाहर है, क्या वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नागरिक जान सकें ये उनका अधिकार नहीं है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये भी साफ करना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।